वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। इसमें ये होता है कि जो मशीन्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, उनको ह्यूमन पावर्स दे देना। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी मशीन्स हैं वो सोचे समझे अंडरस्टैंड करे चीज़ों को, उनके पास एनालिटिकल रीजनिंग की पावर हो, वो चीज़ों को खुद ब खुद अंडरस्टैंड करके उनके आंसर दे। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका बेसिक रूल क्या है। इसमें ये है कि जो मशीन्स हैं उनको क्वेश्चनिंग, आंसरिंग और अंडरस्टैंडिंग की पावर दे देना। देन हम देखते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी टाइप्स क्या हैं। मेनली इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है सिंबॉलिक लर्निंग। सिंबॉलिक लर्निंग में ये होता है, हमारे पास कंपैरिजन के लिए चीज़ें होती हैं, हमारे पास डाटा मौजूद होता है, हमारे पास लिस्ट्स होती हैं, हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके रिजल्ट्स देते हैं। इसमें मशीन्स मोस्टली कंपेयर करती हैं और अपना रिजल्ट शो करती हैं। देन है हमारे पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में ये होता है कि हम मशीन को अथॉरिटी दे देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की पावर होती है, वो उस बेस पे अपने डेटा बेस पे कंसिक्वेंस रिजल्ट्स देती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल लर्निंग। स्टैटिस्टिकल लर्निंग ये होती है, इसमें डाटा मौजूद होता है, डाटा बेस पे वो जो पास का डाटा होता है उसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं और चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है। मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल लर्निंग में हम डाटा को यूज़ करते हैं। उसके बाद है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग ये एक स्लो प्रोसेस है और लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें जो न्यूरल्स ट्यूब्स होती हैं वो यूज़ होती हैं, वो जैसे हमारा माइंड है, हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं वैसे ही करते हैं। ये चारों टाइप्स हम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही टाइप्स हैं। इसमें डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं। मशीन लर्निंग में मशीन्स लॉजिकल पावर्स होती हैं, सिंबॉलिक में सैम्पल्स कंपैरिजन्स की पावर होती हैं और डाटा यूज़ होता है, और डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो ट्यूब्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। आगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाउ हैज़ इट मॉडर्नाइज द टुडे वर्ल्ड, कि ये आज की दुनिया में कैसे इनकलाब लाएंगी। जैसे हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो इनकलाब लाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो क्रॉप्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकलाब लाती है। तो ये क्या इनकलाब रेवोल्यूशन लेकर आएगी। तो ये जैसे आजकल जापान में, चाइना में और अमेरिका में हो रहा है, आप देखते हैं कि वहाँ पे जो स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पे रोबोट्स होते हैं, वो रिपीटेटिव काम करते हैं, वो चीज़ें एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। टेस्ला में अभी अभी 50,000 कार्स ऐसी चल रही हैं जो ड्राइवरों को बगैर है, उनको कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद चीज़ों को एनालाइज करती है, डायग्नोज करती हैं और ख़ुद ब खुद चलती हैं। तो ये दुनिया में हर मैदान में, इकॉनमी के सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स में ये रेवोल्यूशन लेके आएगी। जो हमारी इकॉनमी है वो सॉफ्टवेयर पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। सब चीज़ों में ये एक इनकलाब लेके आ जाएगी। आने वाला जो दौर है वो मशीन्स का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। और जो जंगें होंगी वो आपस में रोबोट्स की जंगें होंगी, ड्रोन्स की आपस में वार होगी, वो इंसानों के बगैर होंगे, सिर्फ इंसान किसी हद तक उनको कंट्रोल कर रहे होंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो इज़ इट अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। क्या जो रोबोट हम बनाएंगे, जो हम मशीन्स बनाएंगे, वो इंसानी की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है? क्या वो उनके लिए कुछ कर पाएंगी? तो इसका आंसर हम टू एस्पेक्ट में देते हैं कि कुछ लोग ये थिंकिंग है उनकी कि जो हाँ ये ख़तरा है, वो समझते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसे हैं जो शो कर रही हैं कि आइंदा आने वाले सालों में जो इंसान है वो जॉबलेस हो जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगी और इंसान की जो लाइफ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो उनका कहना है कि कुछ रिपोर्ट्स ये शो करती हैं कि जो रोबोट्स हैं वो इनकी जो इंसान है इसकी जगह ले लेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2030 तक मिलियंस लोग जॉबलेस हो जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 2070 तक 800 मिलियंस लोग हैं जो दुनिया का अभी जो करंट पॉपुलेशन उसका 1/3 है वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो उनको ख़तरा है कि ये इंसान को कंट्रोल कर लेगी। उसके अपोजिट जो लोग हैं उनकी ये थिंकिंग है कि नहीं, इसको बनाने वाला इंसान है। अब जब इंसान ने इसको इन्वेंट किया है तो वो कैसे इसको कंट्रोल कर लेगी। जैसे पास्ट में होता रहा है, आईटी की रेवोल्यूशन आई है, इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आई हैं, बहुत ज़्यादा इनकलाब आए हैं। तो उन्होंने इंसान के लिए कोई नुकसान ही इंसान को पहुँचाया, बल्कि आईटी के सेक्टर में लाखों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ये सब चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए ही बनाई जाती हैं। तो इसको इंसान को इससे ख़तरा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना डरने की ज़रूरत है। जो जॉबलेस है इंसान की बेसिकली जो जॉब है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी अदर स्किल्स की तरफ, अदर टेक्नोलॉजी की तरफ। लोगों को स्किल, अपनी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, आईटी की तरफ जाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि इसके मेरिट्स क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सबसे पहला जो मेरिट है इसका अपग्रेडेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन।
आप देखेंगे इन नियर फ्यूचर या जो अभी हो रहा है कि जो मेडिसिन का फील्ड है, वहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका बहुत ज़्यादा किरदार होगा। ऐसी मशीन्स आ जाएँगी जो ज़्यादा एफ़िशिएंट होंगी, ऐसा वो रिज़ल्ट अपने पास रखेंगी, उनके पास हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का पास्ट होगा, जो एक पेशेंट होगा उसका पास्ट रखेंगे और मोर एफ़िशिएंट रिज़ल्ट्स देंगे। उनको डायग्नोज़ ज़्यादा अच्छा होगा, वो लेस एक्सपेंसिव होंगे। जैसे आजकल ये एक्स-रे मशीन्स वग़ैरह आ रही हैं, तो इंसान को बेहतर तरीके से डायग्नोज़ कर सकेंगी। आजकल जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे रोबोट्स वग़ैरह डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स कम इस वक्त जो पॉपुलेशन है उसके तनासब से बहुत कम है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑगमेंटिंग द इकोनॉमी एंड एजुकेशन सेक्टर। जो हमारी इकोनॉमी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सॉफ्टवेयर्स पे, वो कंप्यूटर्स पे, कंप्यूटर के पास ही स्टोर डेटा होगा, वो खुद इनको एनालाइज करेंगे और उसके रिजल्ट्स देंगे। सॉफ्टवेयर इकोनॉमी हो जाएगी। हमारी फेसबुक, ट्विटर वगैरह आप देखते हैं लोग उस पे बिजनेसेस कर रहे हैं, गूगल पे बिजनेसेस कर रहे हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमी जो है इस वक्त जो मनी है वो आईटी के सेक्टर में से कमाई जा रही है। एजुकेशन सेक्टर में आप देखते हैं कि जो रिसर्च है और दूसरे आपस में रिसर्च है, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो इस वक्त सारा गूगल पे डेटा मौजूद है, वो एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी। एजुकेशन सेक्टर्स में हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो रोबोट्स हैं उनके पास डेटा होगा, वो स्टोरेज होगा, वो एक मास पॉपुलेशन को जो इस वक्त इलिटरेट है उसको पढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, वो लोग को स्किल देने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो जो रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप देखते हैं इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे तो ये हम जानने के काबिल हो जाएंगे कि हमारा मसला क्या है, इसका सबब क्या है। हम ये देख लेंगे जीपीएस के थ्रू कि कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, कहाँ पे एफॉरेस्टेशन है, और जो डिवेस्टेशन है इसका काज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के काज क्या है। इस वक्त हम पूरी दुनिया को अपने सैटेलाइट्स के जीपीएस के सिस्टम के थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे और हम इसका सोल्यूशन निकालने के काबिल हो जाएंगे। आगे ट्रांसफार्मिंग द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में इनकलाब लाएगी इन फ्यूचर। आप देखेंगे जैसे एरोप्लेन और ट्रेन की इन्वेंशंस हैं वो दुनिया में इनकलाब लाती हैं, ट्रेड में इनकलाब लाती हैं। इसी वक्त ये हो रहा है कि अमेरिका में आलमोस्ट 50,000 कार्स ऐसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऐसी है कि जो ड्राइवर्स के बगैर चल रही है और इनमें एफिशिएंसी ज़्यादा है वो, और एक्सीडेंट कम होते हैं उनमें। जो हादसों का रेट है वो बहुत कम है। वो एक बार डायग्नोज कर लिया, जिस जगह रोड में मसला हो, वो सेकंड बार जब वहाँ पे जाती है तो खुद ब खुद अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाती है। जस्ट लोकेशन डालनी होती है, वो आपको लोकेशन पे ले जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, ये ड्राइवर्स का सिस्टम है, ये ख़त्म हो जाएगा। खुद ब खुद गाड़ियाँ चलेंगी, लोग उनमें बैठेंगे, अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जैसे 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकलाब लाती है, इसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये सॉइल टेस्टिंग इन फ्यू सेकंड्स कर सकती है, क्योंकि ये क्रॉप को ऊपर से रिकॉग्नाइज कर सकती है, और ये क्रॉप के हर सेक्टर को ईच टाइम जान सकती है। तो जो इससे ये होगा कि हमारी जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है वो दुरुस्त हो जाएगी। हम राइट देख लेंगे ये सॉइल किस क्रॉप के लिए सूटेबल है। इसके चांसेस ये हैं कि 30% जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो इससे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें यूटिलाइजेशन इन स्पेस मॉनिटरिंग। आप देखते हैं आज जो इंसान को स्पेस से बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं कि सितारों की मूवमेंट्स क्या हैं, स्टार्स की मूवमेंट्स क्या है, चांद पे क्या हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद वहाँ पे पहुँच जाएगी। और जो रोबोट्स हैं वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो सेटेलाइट्स हैं वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे और देख सकेंगे कि स्पेस में क्या हो रहा है, उसका मॉनिटर कर सकेंगे। जो हमारे वेदर के पैटर्न्स हैं वो क्या है, हमारा फ्यूचर क्लाइमेट पैटर्न क्या होगा, जो फ्यूचर में हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो कहाँ पे होनी है। तो स्पेस के थ्रू हम पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल में कर सकते हैं। देन है एडवांसमेंट इन द स्मॉल बिजनेसेस। जो मीडियम और स्मॉल बिजनेसेस हैं ये सारे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो सॉफ्टवेयर होंगे वो इनको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उनके पास का डेटा होगा। वो अपने प्रेजेंट को बेहतर करेंगे और फ्यूचर का अंदाज़ा लगाएंगे। तो सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल करना ये आसान होंगे। उसमें जो करप्शन है, जो इनएफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। उसके लिए एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट लॉस के पता एग्जैक्ट चल सकेगा। नेक्स्ट है एवोल्यूशन इन द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आप देखते हैं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो इस वक्त बूस्टअप हो रही है उसमें ये न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, एनिमेटेड मूवीज़ आ रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। आने वाले वक्त में रोबोट्स हैं वो हीरो का किरदार अदा करेंगे। तो अजीब किस्म की चीज़ें होंगी जो इस वक्त इंग्लिश मूवीज़ में दिखाई जा रही हैं, वो अनकरीब प्रैक्टिकली वैसे होंगी। देन हम इसके डीमेरिट्स को बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर सकती है। ये मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, मेडिसिन हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इसमें हम अपनी जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो हमारी स्प्रेज हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं। हम अपनी सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं, हमारी इसमें इकॉनमी बढ़ जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। दैन एक मेडिसिन के फील्ड में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो डायग्नोज के लिए हम रोबोट्स को इन फ्यूचर यूज़ कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी हमें अजीब सी फील हो रही हैं, जैसे ये सिर्फ बातें ही हैं, लेकिन फ्रेंड्स आई थिंक सो ये हो जाएगी सब चीज़ें 2015 तक। क्योंकि जो हम पास्ट में सो लोग थे वो ऐसा नहीं समझते थे कि आज कंप्यूटर आ जाएगा, इंसान चांद पे चला जाएगा, मरीख पे चला जाएगा और ये कर लेगा, वो समंदरों पे हुकूमत करेगा, वो आसमानों में हुकूमत करेगा। तो ये चीज़ें भी यानी करीब हो जाएंगी। जो मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान का सेक्टर है, स्पेशली जो हमारी इकॉनमी है उस वक्त वो एक बैड सिचुएशन में है, तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं, उसमें एफिशिएंसी ला सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डिफेंस का। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त जो रोबोट्स हैं या ड्रोन्स हैं या ऐसे फाइटर जेट्स आ गए हैं जो इंसानों के बगैर चलते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है कि अमेरिका वहाँ बैठा अपने कंट्री में, यहाँ पे ड्रोन्स अटैक करता है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, लोगों को वक्त में डाला हुआ है। तो पाकिस्तान भी डिफेंस के मैदान में इससे हेल्प ले सकता है। जैसा कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, हमारा सबसे बड़ा ग्रेटर एनिमी इंडिया है, तो वहाँ पे हम रोबोट्स को सिपाहियों की सोल्जर की जगह यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हम इन फ्यूचर बोट को और ड्रोन्स को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें वो ह्यूमन फ्री होंगे, इंसानों के बगैर चलेंगे, तो इसमें जो इंसानी जानें वो बच जाएंगी, हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हमारे एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे। देन है मेडिसिन का फील्ड। हम रिसर्च में ऑलरेडी दुनिया से बहुत पीछे हैं, तो हमारे इस वक्त डॉक्टर्स की तादाद कम है, हमारे रूरल एरियाज़ में स्पेशली डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। तो वहाँ को हम अगर बोर्ड्स को ये पावर दे लें, अगर मशीन्स को, कि वो उनके पास लॉजिक का रीजनिंग की पावर आ जाए, वो अंडरस्टैंड कर सके, चीज़ों को डायग्नोज कर सके, तो ऑटोमेटिकली हम रोबोट्स को दूर दराज एरिया में, रिमोट एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन सेक्टर में। देन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हर सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं। हम उसमें ये इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि जो हमारा रिसर्च एग्रीकल्चर में है या इंडस्ट्रीज़ में है या मेडिसिन में है, हम उसमें बेहतरी ला सकते हैं। जो रोबोट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल को यूज़ करके हम ये जान सकेंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, हमारी गवर्नेंस के मसले कैसे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर सकते हैं, हम करप्शन फ्री हो सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो हमारी डेटा को स्टोर रखेगी, रिसर्च के डेटा को हमारे पास को देखेगी, और उस बेस पे हमें जो फ्यूचर की वो प्रडिक्शंस देगी। हम अपने ग्लोबल वार्मिंग के इम्पेक्ट को जान सकेंगे, हम अपनी एग्रीकल्चर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमारी जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है, तो हम 30% तक अपनी यील्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी सॉइल का हमें टेस्टिंग बेहतर हो जाएगी, हमारा क्रॉप पैटर्न और क्रॉप की जो स्टेजेस हैं उनको जानने में हमें फैसिलिटेट करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन है रीस्किलिंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जो नेक्स्ट स्टेप है, आप देखते हैं यहाँ पे 65 मिलियन हमारी यूथ है। अनफॉर्चुनेटली उनके पास स्किल नहीं है, हमारे मोस्टली लोग स्किल लेस हैं, उनके वो जो ड्राइवर्स हैं या लेबर है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम देखें, तो हम जो हमारी ग्रेट यूथ है, हमारे पास मिलियंस ऑफ यूथ है, हम इनको जो मॉडर्न स्किल्स है, टेक्नोलॉजी की स्किल है, कंप्यूटर के फील्ड में है, वो उनको हम लर्न करवा सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हमारे यूथ को हमारे लिए प्रोडक्टिव बना देगी, ना कि बर्डन हमारी यूथ हमारे लिए होगी। देन जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है डीमेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? कौन से लोग हैं जो इससे खौफजदा हैं कि लोगों से जो जॉब छीन लेगी, ये लोग जो आने वाला वक्त है उसमें ये इंसानों पर हुक्मरानी करेगी, तो लोग इससे परेशान हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, पॉवर्टी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जो ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल है उसको ख़तरा है। सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो इन्वेजन ऑफ पॉवर्टी एंड एग्जिस्टेंशियल इश्यूज़ है या क्राइसिस है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो पॉवर्टी है, जो मतलब कि वो इससे बढ़ जाएगी। पॉवर्टी का बढ़ने का मतलब ये है कि जो जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स हैं हर जगह पे वो आ जाएंगी, जो मशीन्स है वो सोचने समझने की पावर उनमें आ जाएगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल संभाल लेंगी, वो बॉर्डर पे वो चले जाएंगी, तो जो लोग हैं वो वो उनके पास जॉब्स चली जाएंगी, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो आने वाले वक्त में ये होगा कि एक्सप्लोटेशन होगी लोगों की, तो उनकी जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये कुछ रिपोर्ट्स भी ये शो कर रही हैं कि 2070 तक 800 मिलियन पीपल जॉबलेस हो जाएंगे।
तो ये इनके जो ह्यूमन है इसकी एग्जिस्टेंस को ख़तरा है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, कि जब जो रोबोट्स हैं उनके पास जब सारी पावर्स होगी, आप सोचें एक रोबोट के पास लॉजिक भी होगा, उसके पास डेटा भी होगा, उसके पास रीजनिंग की पावर भी होगी, तो जो हमारी प्राइवेसी है वो उसके पास चले जाएगी, जो नेशन की प्राइवेसी है वो उसके पास चली जाएगी, जो उसके बनाने वाले हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हमारे एग्जिस्टेंस का इशू है उसको ख़तरा हो सकता है, ये हमें कोई डैमेज दे सकती है। बस औक़ात ये ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इंसान खुद इन्वेंट करता है, वो इन फ्यूचर उन्हीं के लिए ख़तरा बन जाती हैं। तो हमारी प्राइवेसी वो प्राइवेसी नहीं रहेगी, रोबोट्स हमें देख लेंगे, वो समझ लेंगे, वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, और जो हमारे एनिमीज़ हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो डीमेरिट है वो एक्सप्लोटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सपोज रोबोट्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन, जो मशीन्स हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन डेटा स्टोरेज है, वो कोई जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उसको चोरी भी तो कर सकती हैं। जो मतलब कि हमारी डिफेंस की इंफॉर्मेशन है, सपोज वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो रोबोट्स के पास चली जाए, मशीन के पास चली जाए, उनके बनाने वाले जो डेवलप स्टेट्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर वो हमारे लिए एक डिफेम का काज बन सकती है, वो एक ट्रेटर का काज बन सकती है, वो ये इन्फॉर्मेशन गद्दार भी हो सकती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में जो भी कर लें इसमें मॉरल वैल्यूज़ तो नहीं आएंगी, वो किसी न किसी कंट्रोल में तो ज़रूर रहेंगी। नेक्स्ट क्या है, फियर ऑफ ओवर पावरिंग ह्यूमन बींग्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो ह्यूमन का फेयर है कि ये हर फील्ड में ह्यूमन को कंट्रोल कर लेगी, ये डायग्नोज भी करेगी, ये जो आर्मी की जगह भी ले लेगी, रोबोट्स ले लेंगे, ड्रोन्स ले लेंगे, और मेडिसिन के फील्ड में भी ये आ जाएगी, डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जॉबलेस हो जाएगी, तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, जो ह्यूमन की सर्वाइवल है उसको ख़तरा पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जो नेक्स्ट स्टेप है क्रिएशन ऑफ बिल्ड इन बाइस्ड एल्गोरिथम्स, जो बनाने वाले हैं वो इसको जो रोबोट्स हैं, जो सपोज इस वक्त जो जापान चाइना या अमेरिका बना रहा है इस वक्त, तो वो एक अपनी ह्यूज इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मे बी इन फ्यूचर वो ऐसा करेंगे जैसे आजकल हम देखते हैं कि चिप्स लगी हो, माइक्रो चिप्स होती हैं जो मोबाइल में होती है, ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कंट्री का डेटा होता है उसको स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, अपने पर्पल डिफेंस के लिए उसको यूज़ करते हैं, और अपनी ब्लॉकिंग ग्रुपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, वो फ्यूचर का देखते हैं। तो बनाने वाले इसको बाइस्ड भी एक रोबोट को बना सकते हैं, वो वहाँ पे आए, उनके लिए एज आ वो स्पाई, एक एज आ क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस के एज आ इस्तेमाल हो वहाँ पे, वो इससे उसके लिए डेटा निकलवाएं, उसके लिए जो डिफेंस के मामला हैं वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो जान सकें। नेक्स्ट है कि एसिलेटेड हैकिंग एंड टेररिज्म, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हैकिंग का काम भी कर सकती है। जो रोबोट्स हैं या जो ड्रोन्स हैं या जो सेटेलाइट्स हैं या जीपीएस सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का ही पार्ट है सारे तो हैकिंग के लिए आ सकते हैं, कि हमारा जो सपोज़ हमारे पास जो आर्टिफिशियल का सिस्टम होगा, वो जो अमेरिका डेवलप सिस्टम होगा या इस यहूदियों का होगा, वो उसको हैक कर सकते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको स्टील कर सकते हैं, हमारे सोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको वो मीडिया पे ला सकते हैं। और टेररिज्म, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, वो सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकती हैं असेस के लिए कि किस वक्त कहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिपोर्ट्स को यूज़ कर सकती हैं टेररिज्म के लिए। तो वो जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू लोग देखते हैं कि कहाँ पे इस वक्त क्या चीज़ हो रही है, मीडिया के थ्रू जानते हैं, तो जब उनको रैपिडली असेस हो जाएगी तो वो इससे चीज़ों को एक्सप्लॉइट करेंगे, और टेररिज्म के चांस से दुनिया में नेशनलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो हमें इंश्योर करनी है कि हम इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको सिक्योर कर सकें इनके फ्यूचर में, ताकि इसका सेफ यूज़ हो, ताकि जैसे हम इसको मेरिट्स के लिए यूज़ कर सकें। सबसे पहले रोल ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटीज़। एज ए ह्यूमन बीइंग्स हमें अपनी ज़िंदगी में जो अखलाकियात हैं उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जितनी भी कोशिश कर लें, जो रोबोट्स होंगे आई थिंक उनमें जो फीलिंग्स हैं वो नहीं आएंगी। सपोज़ अगर आ भी जाती हैं तो उसका रोल होना चाहिए, और हमें सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज आप देखते हैं दुनिया में ट्रेड के लिहाज से डॉलर्स हर किसी के पास हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं है, इंसानियत नहीं है, दुनिया में वार हो रही हैं। आगे आने वाले वक्त में अगर बोट्स आ जाएंगे तो जंगे रोबोट्स होंगे, वो इंसानों को किलिंग करेंगे, उनमें एथिक्स नहीं होंगे, वो किसी का ख्याल नहीं करेंगे मेरे सामने कौन है। तो हमें ये अपनी मॉरल वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए। हमें मनी के साथ साथ अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें इन चीज़ों का ख्याल करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्पस, कि हमें ये देखना है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस हद तक प्रोग्रेस करनी है, हमारा पर्पस क्या है। मीन्स के हम जो रिसर्च है उसमें बेहतर है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाएं, हम रोबोट्स को मेरिट्स के लिए यूज़ करें, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करें। हमारा पर्पस क्या है इसको इस्तेमाल करने का, कहीं ऐसा तो नहीं है हम इसके जो रोबोट्स की एक आर्मी बना लेंगे, जैसे इस वक्त
अमेरिका उसने ड्रोन्स बनाए हुए हैं, जहाँ दिल करता है उस पर अटैक कर देता है। वो मिलिटेंट्स के साथ साथ बेचारे सिविलियंस भी मारे जाते हैं। तो हमें इसका पर्पस देखना है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में प्रोग्रेस करने का मकसद क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि रोबोट्स, हमें रोबोट जो है वो किस हद तक उनमें प्रोग्रेस करनी है। मतलब ये तो नहीं है कि हर जगह पे इंसानों को रिप्लेस कर लें, कि इंसानों की ज़रूरत ही ना पड़े। जो रोबोट्स हैं वो इंसानों के अंदर रह के काम करें, ये ना कि इंसानों पे हुकूमत करें। बाउंड्री जो इंसानियत के वो क्रॉस ना करें। जो ह्यूमन है वही इनके सुपर, इनको इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होनी चाहिए, वो इंसानों के पास ही होनी चाहिए। आगे एश्योरेंसेस, कि जो वर्ल्ड स्टेट्स हैं जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही वो ये इंश्योर करें कि इन फ्यूचर जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है इसको नुकसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं होगा। जॉब्स वक्त के साथ बढ़ेंगी, जैसे पास्ट में जो रेवोल्यूशंस आई हैं उनसे बढ़ी हैं। तो जो नेक्स्ट और इंश्योर करें कि ये इनका पॉजिटिव यूज़ होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस मैं मज़ीद बनाऊँ वो आपको रिसीव होती रहें। नेक्स्ट जो सेकेंड लास्ट स्टेप है हमारे पास, है कंट्रोल ओवर सोर्सेज ऑफ पावर। कि जो इस वक्त जो काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उन पे जो वर्ल्ड है उनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए उन पे कंट्रोल हासिल करने के लिए। जैसे सपोज जो स्पेस था उस पे जब काम होने लगा तो जो यूएनओ इसने स्पेस एजेंसीज बना दी कि इंसान स्पेस पे से इतना काम करे जो इसको फ़ायदा पहुँचाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यही चीज़ें होनी चाहिए। और लास्ट स्टेप है हमारे पास, हमें ये देखना होगा कि पॉवर्टी, हमें गुर्बत को ख़त्म करना है या टेक्नोलॉजी में हमें आगे जाना है। मे बी पॉसिबल है कि ये एक दूसरे के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन हो। टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाएँ तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए। हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हमें किस हद तक टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करनी है, ताकि हमारी जो पॉवर्टी है वो फिनिश हो जाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ये चीज़ें हमें सोचो विचार के साथ करनी है। पाकिस्तान को इस फील्ड में आगे जाना चाहिए, कि क्योंकि ये आगे दुनिया का फ्यूचर है। हम तभी कम्पीट कर सकेंगे वर्ल्ड को। थैंक यू। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।